ये है 93 वाला प्रोविजन, 93 वाला आरसीएम वाला प्रोविजन। और बात बता दूं, यहाँ पे 93 वाला आरसीएम दोनों के लिए अप्लाई होता है, गुड्स के लिए भी अप्लाई होता है, सर्विसेज के लिए भी अप्लाई होता है। लेकिन जो नोटिफाइड गुड्स है ये अपने सिलेबस में नहीं है, जिनके ऊपर आरसीएम लगता है वो नोटिफाइड गुड्स अपने सिलेबस में नहीं है, उनको छोड़ दो। नोटिफाइड सर्विसेज जहाँ पे आरसीएम लगता है ये अपने सिलेबस में है, और ये पूरी सर्विसेज अपन देखेंगे जो कि नोटिफाइड सर्विसेज जहाँ पे आरसीएम लगता है। 23 टोटल ऐसी सर्विसेज है जहाँ पे आरसीएम लगता है। पहली वाली है जीटीए की सर्विस। जीटीए की सर्विस में बोला एनी सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज। ये वाली सर्विस अगर जीटीए ने उन 7 स्पेसिफाइड लोगों को दी है तो उस केस में आरसीएम में उन 7 स्पेसिफाइड लोगों को ही टैक्स पे करना होता है। ये 7 लोगों के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकता है। 7 लोगों के नाम मैं बता दूं उसके पहले वहां पे देखो स्क्रीन पे मैंने एक ग्रीन कलर के कुछ वर्ड्स को काटा हुआ है। पहले वहां पे टैक्स रेट था, वो टैक्स रेट कट किया है और यही तुम्हारी इस बार की अमेंडमेंट है। इसके साथ में जीटीए को एक ऑप्शन भी दिया है कि जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है इन ट्रांजेक्शन में। तो वो ऑप्शन देखेंगे अपन नीचे आने वाला है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वैसे उन्होंने क्लेरिफाई किया है कुछ ट्रांजेक्शन को, कुछ बातों को क्लेरिफाई किया है। अभी के लिए मैं जो तुमको डिस्कस कर रहा हूँ वो बात पहले भी अप्लाई होती थी, अभी भी अप्लाई होती है, आगे भी अप्लाई होती है, बड़ा नॉर्मल सी बात है। जीटीए इन 7 लोगों को सर्विस देता है तो आरसीएम में उन रेसिपेंट्स को टैक्स पे करना होता है। वो 7 रेसिपेंट्स कौन है? पहला, कोई फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। दूसरा, कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट। तीसरा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। चौथा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। Fifth is any body corporate established under any law. Sixth is any partnership firm, whether or not registered, including an AOP. लास्टली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जीटीए ने अगर इन 7 लोगों को सर्विस दी है, आरसीएम लगता है, डेफिनेटली इन लोगों को ही आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। लेकिन 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 मेरे दोस्त यहाँ पे एक्सेप्शन है, नो आरसीएम करके तुमको स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा। नो आरसीएम में मैंने 2 एक्सेप्शन लिखे हुए जहां पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। भले ही जीटीए ने इन 7 लोगों को सर्विस दी है बट उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। दिस इज द एक्सेप्शन फॉर आरसीएम प्रोविजन जीटीए वाले के लिए। 2 एक्सेप्शन है, पहले वाले तुमको देख लो, तुमको ये दोनों दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट वाला एक है जो पहले भी पढ़ते थे, और दूसरा इस बार की अमेंडमेंट है जो जीटीए को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का। मैं पहले वाली बात कर रहा हूँ जो पुराना वाला प्रोविजन है। बोला कि अगर जीटीए ने सर्विस दी है रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लग जाता है, मैंने तुमको बताया था। लेकिन अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो ये है, ये डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर कोई लोकल अथॉरिटी या फिर कोई गवर्नमेंटल एजेंसी, ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन गवर्नमेंट की ये एंटिटीज, ये एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद टीडीएस प्रोविजंस एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई। तो इनके लिए बोला कि यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि यहाँ पे भले ही आरसीएम नहीं लगेगा लेकिन फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन चैप्टर में अपन देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसके लिए एग्जेम्पशन दिया गया है। तो आरसीएम नहीं लगेगा तो भाई फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक बात समझो, जो दूसरा वाला एक्सेप्शन है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे जीटीए को एक ऑप्शन दिया गया है कि जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है। करना क्या होगा तुमको, वो पॉइंट नंबर 2 जो ग्रीन बॉक्स में है उसके अंदर 2 बातें हैं, ए और बी। मैं एक एक करके बता देता हूँ। ए मतलब जीटीए को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक डायलॉग करना होगा। डायलॉग मतलब वहां पे कुछ कंप्लायंस करने होंगे। पहली बात, जो सप्लायर जीटीए है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या करेगा, सबसे पहले वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है और एक डिक्लेरेशन देता है दैट ही इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो वो गवर्नमेंट को ये बात बता देगा, रजिस्ट्रेशन ले लेता है और अपना ऑप्शन चूज कर लेगा टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये उसने बात गवर्नमेंट के साथ कर दी। अब पॉइंट बी में, वो जिन पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करता है, सिर्फ वो 7 लोगों की बात कर रहा हूं, उन 7 लोगों के साथ जब भी ट्रांजेक्शन करेगा तो अब वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा और वो होगा टैक्स इनवॉइस, क्योंकि अब वो रजिस्टर्ड भी है और वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने वाला है। तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। दूसरी बात, उस टैक्स इनवॉइस के अंदर वो एप्लीकेबल टैक्स रेट चार्ज करेगा। और तीसरी बात, वो उस टैक्स इनवॉइस के अंदर एक डिक्लेरेशन डाल देगा और डिक्लेरेशन में लिख देगा कि भाई साहब अब मैं ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इस XYZ फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है। तो अब मैं क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, आप रेसिपेंट को यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। इससे होगा क्या, उन 7 रेसिपेंट्स के साथ जब भी ट्रांजेक्शन करेगा उनको ये बात का पता लग जाएगा कि इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए खुद ही टैक्स पे करने वाला है, उनके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। दूसरी बात, जब भी गवर्नमेंट को बता दिया तो गवर्नमेंट को भी पता लग जाएगा कि अब वो रेसिपेंट से पैसा वसूल नहीं करना है, इस जीटीए से ही हमको पैसा वसूल करना है। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टैक्स पे करने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसको बस रीड कर लोगे तुमको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ पे कोई लोड नहीं है।
ये सेकंड वाले केस में आरसीएम नहीं लगेगा, बट डेफिनेटली फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और जीटीए खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। ये पूरी बातें थी जीटीए से रिलेटेड। अब जीटीए का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जीटीए के केस में देख लो, यहाँ पे तुमको पूरा सा चार्ट दिख रहा है, ये पूरा जीटीए का चार्ट है। अब पहला वाला 1 2 3 करके है, मैं पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर रेसिपेंट उन 7 के अलावा कोई भी है, एनी रेसिपेंट इज एनी पर्सन अदर देन दैट 7 स्पेसिफाइड लो, उस केस में ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ना रिवर्स चार्ज ना फॉरवर्ड चार्ज, कुछ भी नहीं लगेगा। और एक बात समझना, जीटीए रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम में या फॉरवर्ड चार्ज में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, उन 7 के अलावा अगर किसी को दिया तो। लेकिन पॉइंट नंबर 2 बोलता है इन 7 में से ही अगर किसी पर्सन को सर्विस दी तो क्या होगा। अब यहाँ पे जीटीए के पास में 2 ऑप्शन है, या तो जीटीए रजिस्ट्रेशन ले सकता है और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे कर लेगा। ये ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा है, ये इस बार की अमेंडमेंट है। ये पहला ऑप्शन जीटीए एक्सरसाइज करता है, और जैसे ही ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो मैंने ऊपर बोला था दैट वो टैक्स इनवॉइस में एप्लीकेबल टैक्स रेट्स लगाएगा। कौन से एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होते हैं, जीडी के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो उस इनवॉइस के अंदर 5% का टैक्स लगा के वो इनवॉइस इशू कर दे। यहाँ पे जब वो 5% का टैक्स लगाता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा फॉर इनवर्ड का, आउटवर्ड पे 5% टैक्स पे करेगा, इनवर्ड का कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, वो इस इनवॉइस पे 12% का टैक्स लगाएगा। ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को 12% पे टैक्स पे करेगा और इनवर्ड का आईटीसी भी उसको मिल जाएगा। ये दोनों ऑप्शन मैंने तुमको बता दिए। अब उस पॉइंट नंबर में ही ग्रीन बॉक्स के नीचे दूसरा ऑप्शन है, या तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले ले, डिक्लेयर कर दे कि भाई फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, या फिर नीचे अगर उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो ऐसे केस में वो जो रेसिपेंट्स है, उन 7 रेसिपेंट्स है, उन्हीं को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे आरसीएम अप्लाई होता है और आरसीएम का भी टैक्स रेट 5% ही होता है। आपको टैक्स रेट एग्जाम में पूछते नहीं है, बट क्योंकि ये केस थोड़ा सा अटपटा सा है, मैंने सारी बातें तुमको बता दी। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन भी मैंने तुमको बता दिया कि अगर उन 7 स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन में से ही किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी, और वो रजिस्टर्ड पर्सन ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया सिर्फ टीडीएस के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए नहीं, तो ये केस एग्जाम सप्लाई का है। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता, ना रिवर्स चार्ज ना फॉरवर्ड चार्ज, कुछ भी नहीं, जीएसटी बिल्कुल एग्जाम है। और जीटीए के रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामेशन चैप्टर में लिखा हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल एग्जाम होगा। ये जीटीए की पूरी बातें तुमको समझ में आ गई, ये चार्ट तुमको समझ में आ गया। अब जीटीए से रिलेटेड एक टेबल है, उस टेबल को या तो रीड कर लो या तो ऊपर का चार्ट देख लो, तुमको जो भी कन्वीनियंट लगे। दोनों बातें बिल्कुल सेम है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नया लिखा हुआ नहीं है, बस आपकी कन्वीनियंस के लिए एक टेबल भी बना दिया नीचे। आगे बात करते हैं। अब मेरे को तुम्हारे साथ जो डिस्कस करना है वो एडवोकेट वाला प्रोविजन है। अब एडवोकेट वाले प्रोविजन में तुम देखो 2 बातें हैं। पहले उन्होंने बोला कोई भी ऐसा एडवोकेट, चाहे इंडिविजुअल एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट हो, जब कोई एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, लेकिन कौन सी सर्विस, लीगल 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 सर्विस, एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस दी, तो उस केस में उस रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। लीगल सर्विस क्या है वो मैंने इस साइड पे, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स में बना के रखा हुआ, ये आपको बिल्कुल याद करके जाना चाहिए, एटलीस्ट उसको देख के तो जाओ, तुमको पता तो होना चाहिए लीगल सर्विस होता क्या है। लीगल सर्विस मींस कोई ऐसी सर्विस व्हिच इज रिलेटेड टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। तो ये होती है लीगल सर्विस। अगर एडवोकेट्स ने लीगल सर्विस दी किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में आरटीएम लगेगा और बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना होगा। दूसरा ऑप्शन, अगर दूसरा ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला पॉइंट, उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी अगर बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे सप्लाई करेगा अपनी सर्विसेज, तो उस केस में रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स पे करना होगा। एक बात समझना, यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए इन्होंने बोला नहीं है कि वो लीगल सर्विस देता है या नहीं देता है, बट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को और कौन सी सर्विस देगा, वो लीगल सर्विस ही देता है, भले लिखा नहीं है बट वही होता है। मेरे को एडवोकेट के साथ में, एडवोकेट वाले टॉपिक पे एक तुमको एनालिसिस करके बताना है, जहां पे मैं तुमको थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जाके चीजें बताने वाला हूँ। हम आरसीएम कर रहे हैं, बट मेरा जो एनालिसिस होगा वो होगा वेदर एडवोकेट्स वाले ट्रांजैक्शन में आरसीएम लगता है वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या एग्जेम्पशन होगा। तो अपना एनालिसिस होगा आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन। आओ इस एनालिसिस को देखो और एडवोकेट वाले पूरे प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे, तो अब वो वाला प्रोविजन देखो। ये है एडवोकेट वाली सर्विसेज का एनालिसिस जो मुझे तुमको बताना था, आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन। कौन से केसेस में आरसीएम लगता है, कौन से केस में फॉरवर्ड चार्ज लगता है, कौन से केस में एग्जेम्पशन लगता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैंने कलर कोडेड रखा हुआ है। ब्लू वाला जो केस है मेरी इस आरसीएम चैप्टर में, जब भी आपको दिखेगा ब्लू मतलब आरसीएम है, व्हाइट मतलब कुछ भी कलर नहीं किया मतलब वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, और जो मैंने ऑरेंज कलर हाईलाइट किया हुआ है, ऑरेंज मतलब वो एक एग्जेम्प्ट वाला ट्रांजेक्शन होगा, और लिखा भी बड़े वर्ड्स में तुमको दिख जाएगा।
एडवोकेट्स ने अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, कौन सी सर्विस, अगर लीगल सर्विस दी, अब भी हमने देखा आरसीएम लग जाता है, उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरा वाला केस, एडवोकेट्स ने बिजनेस एंटिटी को अदर सर्विस दी, अदर, बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस नहीं दी, अदर सर्विस दी, उस केस में यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है और एडवोकेट को टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एडवोकेट्स के पास में कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे उस बिजनेस एंटिटी को दे दी, ये ट्रांजैक्शन लीगल सर्विस थोड़ी है, तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा और फॉरवर्ड चार्ज में एडवोकेट्स को टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे रिवर्स चार्ज कब लगता है, जब लीगल सर्विस होती है। थर्ड वाला केस देखो, अगर एडवोकेट्स ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, कोई भी, ठीक है, लीगल सर्विस हो, अदर सर्विस हो, कुछ भी दो, वो एग्जेम्प्ट होगा। कब एग्जेम्प्ट होगा, जब बिजनेस एंटिटी ऐसी है, छोटी वाली बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था, ऐसी वाली बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कम था, ये बिजनेस एंटिटी को एडवोकेट जब भी कोई भी सर्विस देगा, चाहे लीगल सर्विस हो चाहे एनी अदर सर्विस हो, ये एग्जेम्प्ट होगा। इस बिजनेस एंटिटी को करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी एडवोकेट सर्विस लेगा, इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ना रिवर्स चार्ज लगता है, ना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ये पूरी बातें थी, ये मैंने एग्जेम्पशन चैप्टर वाला क्लॉज भी यहाँ पे डाल के तुमको बता दिया। अब तुमको यहाँ पे एडवोकेट वाले पॉइंट में, लीगल सर्विस वाले पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन, जाते स्क्रीन पे और बाकी प्रोविजन डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ये तीनों सर्विसेज एक पेज पे भले रखी, लेकिन इनका आपस में कोई भी इंटरलिंक नहीं, कोई मैच नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इनको तीनों को साथ में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। सप्लायर, और अब एक केस में सप्लायर अलग है, दूसरे केस में सप्लायर अलग है, रेसिपिएंट अलग है, दूसरे केस में रेसिपिएंट अलग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे एक पेज पे रहेगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, एक तरीके से याद होगा, ठीक है। पहली वाली सर्विस देखते हैं, पहली है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। स्पॉन्सरशिप की सर्विस में आरसीएम तब लगेगा जब सप्लायर होगा एनी पर्सन, सप्लायर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, लेकिन रेसिपिएंट अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा और उस बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, उस रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होगा अंडर आरसीएम। दूसरा वाला केस सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विस मतलब वो सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, जैसे बॉडीगार्ड या फिर वॉचमैन, जो भी सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे वाले ट्रांजैक्शंस में सप्लायर अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और जो रेसिपिएंट है वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में आरसीएम हो जाएगा और उस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन को ही आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे तुम देखो, सप्लायर ऊपर वाले केस में लिखा था एनी पर्सन, नीचे वाले केस में बोला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और इनके रेसिपिएंट्स भी मैच नहीं होते, बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे केस में गड़बड़ ना हो, इसको कलर कोडिंग से मैंने बता के रखा है, तो आपके दिमाग को पता रहेगा ये अलग होने वाला है। लेकिन सिक्योरिटी वाली सर्विसेज के दो एक्सेप्शन है, उसी पॉइंट के नीचे मैंने बोला है कि नो आरसीएम। दो ऐसे केसेस हैं जहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, भले ही सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, भले ही रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी आरसीएम नहीं लगेगा। ये दो केसेस जो नीचे लिखे हुए हैं। पहली एक्सेप्शन, अगर रेसिपिएंट कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई गवर्नमेंटल एजेंसी, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है only for the purpose of complying with TDS provisions under section 51 and not for the purpose of making any taxable supplies। तो ऐसे केस में भले ही जो सर्विस दी गई है, सिक्योरिटी सर्विस, किसी रजिस्टर्ड को दी गई है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड लोग हैं जिन्होंने बस TDS कंप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया था, यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। दूसरा वाला केस जहाँ पे सर्विस दी गई है किसी कॉम्पोजिशन डीलर को, तभी भी आरसीएम नहीं लगेगा, भले ही कॉम्पोजिशन डीलर जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में बताया गया कि अगर कॉम्पोजिशन डीलर को सिक्योरिटी सर्विस दी गई तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। अब मेरी एक बात समझो, भले इस ट्रांजैक्शन में आरसीएम नहीं लगेगा, क्लियर बात है, पक्की बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टैक्स ही नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, वो यहाँ पे बोला है। लेकिन एग्जेम्पशन चैप्टर में कहीं पे भी ये नहीं बोला कि सिक्योरिटी वाली सर्विसेज के लिए कोई एग्जेम्पशन दिया गया है, तो एग्जेम्पशन भी नहीं है और आरसीएम भी नहीं लगेगा। दैट क्लियरली मींस कि ट्रांजैक्शन में टैक्स तो लगेगा और टैक्स लगेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उसी के ठीक बाजू वाले ग्रे वाले बॉक्स में मैंने लिख के रखा है देयर इज नो एग्जेम्पशन और वहां पे टैक्स पे करना होगा, इट इज टैक्सेबल अंडर एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। ये दूसरा वाला केस हमने देखा सिक्योरिटी वाला। अब उसके बाद नीचे एकदम तुमको लिख रहा होगा सिक्स्थ वाला केस, ये बड़ा भयंकर केस है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। लेकिन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में आरसीएम हिट तब होगा, मतलब केस में आरसीएम तब कहलाया जाएगा जब उस केस में ये 6 चीजें आपको मिलेंगी, 6 की 6 ऑल 6 बातें अगर इसमें होंगी तब जाकर के वो ट्रांजेक्शन आरसीएम का ट्रांजैक्शन होगा। पहली बात, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मोटर व्हीकल रेंट पे दी गई है वो ऐसी वैसी मोटर व्हीकल नहीं है, दैट मोटर व्हीकल इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। तीसरी बात, उस ट्रांजैक्शन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज बाय द सप्लायर फ्रॉम द रेसिपिएंट। चौथी बात, सप्लायर जो है वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और रेसिपिएंट जो होना चाहिए वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। और छठी बात,
उस ट्रांजेक्शन में जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है, उस टैक्स इनवॉइस में जो टैक्स लगा है वो अगर 5% का टैक्स लगा है, देन डेफिनेटली ये ट्रांजेक्शन एक आरसीएम का ट्रांजेक्शन होगा और उस केस में रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट को टैक्स पे करना होगा। आप मेरी बात समझना, अगर इसमें से एक भी चीज गड़बड़ा गई, मान लो सब कुछ ठीक है लेकिन वो जो रेंट पे जो कार दी गई है, मोटर व्हीकल दी गई है, दैट इज नॉट डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, दैट इज डिजाइन टू कैरी गुड्स, तब उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा दोस्त। या फिर सप्लायर जो है वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, सप्लायर भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तब उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। ये 6 की 6 चीजें आपको केस में मिलनी ही चाहिए, तब जाकर के ट्रांजेक्शन आरसीएम का ट्रांजेक्शन होगा। दिस वॉज केस नंबर 6। अगर आप मैं आपको ये पूरे केस पूरे पेज की डिस्कशन बताऊं तो रेसिपेंट अगर आप तीनों केसेस में देखोगे तो बिल्कुल ही अलग है। पहले वाले केस में बोला रेसिपेंट होना चाहिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, और उसके नीचे वाले केस में देखो तो बोला रेसिपेंट होना चाहिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन, और थर्ड वाला केस अलग ही चल रहा है, उसमें बोला रेसिपेंट होना चाहिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये ऊपर वाले केस से भी मैच नहीं हो रहा है, ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म दोनों है और नीचे वाले केस में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बिल्कुल गड़बड़ होती है, बिल्कुल गड़बड़। सप्लायर में देखो तो ऊपर वाले केस में एनी पर्सन है, नीचे वाले में खैर ठीक है, दोनों में एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छे से देखना भाई, बिल्कुल भी गलत मत करना, मैंने यहाँ पे सारे अलग अलग कलर डाल के रखे हैं सो दैट तुमको पता चले कि ये सब कुछ अलग अलग होता है। हाँ, 6 वाला केस अब तक खत्म नहीं हुआ है। 6 वाले केस के अंदर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर एक सर्कुलर आया, शानदार सर्कुलर है, ये आप पॉज करके रीड कर लो, और अगर नहीं भी पॉज किया, नहीं भी रीड किया है, मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट यहां से नहीं, मैं एक आपको बराबर टेबल बनाऊंगा जहां पे मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगा कि सर्कुलर में एक बात क्या बोली और दूसरी बात क्या बोली, दोनों बातों को अपन डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे नीचे एक अमेंडमेंट आई है, एक नई वाली सर्विस आई है, तुमको एकदम स्क्रीन के नीचे वाले पॉइंट नंबर 7 में दिख रहा है भाई, ये नई वाली सर्विस आई है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ये एकदम तबाही लेवल की यहाँ पे अमेंडमेंट है, जिसके ऊपर तुमको क्वेश्चन बनने का, क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में बनेगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, आरसीएम चैप्टर के लिए सिर्फ 4 बातें याद रखो, मैं तुमको बता रहा हूं, आगे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, अभी के लिए याद कर लो। आर 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 आर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो वो ट्रांजेक्शन आरसीएम का होगा। यहाँ पे मैंने चारों बातें लिख के रखी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, उसमें और कुछ लिखा भी नहीं, यही बात लिखी है, आप रीड कर लो, वही बात लिखी है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल नहीं, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, कोई भी पर्पस के लिए दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी हो, कमर्शियल पर्पस के लिए दी हो, वहां पे लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो उस केस में वो आरसीएम का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये चारों केस, चारों बातें आपको केस में मिल जाएंगी, आरसीएम ही हो जाएगा, मतलब 3 बातें मिलेंगी तो वो आरसीएम हो जाएगा। इसको आर 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 की तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसकी भी मैं अच्छे से, अब मैं यहाँ पे तुमको तुमने आरसीएम पढ़ लिया लास्ट वाली सर्विस का, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का, इसको मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ कि किस केस में आरसीएम लगेगा, किस केस में एग्जेम्पशन दिया गया, इसके रिस्पेक्ट में जाके एग्जेम्पशन चैप्टर में थोड़ा सा इन्होंने एग्जेम्पशन को मॉडिफाई किया है, तो वहां पे देखेंगे एग्जेम्पशन अब किसके लिए मिलेगा, किसके लिए नहीं मिलेगा, और लास्टली किस केस में फॉरवर्ड चार्ज किया होगा, ठीक है। तो आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन पूरा एनालिसिस करते हैं, वो सर्कुलर देते हैं, आ जाओ स्क्रीन के इस साइड पे और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। ये है वो सर्कुलर जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना था, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का जो बड़ा सा सर्कुलर था, उस सर्कुलर में 2 बातें एक्सट्रैक्ट करके निकल गई, उस टेबल में मैंने तुमको अलग अलग करके, तुमको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बातें हैं। पहले इन्होंने बताया कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसमें आपको क्या मिलेगा, और दूसरा इन्होंने बाइफरकेट करके बताया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ये एकदम ही अलग ट्रांसपोर्टेशन, अलग ही सर्विस होती है और इसकी आपको जांच पहचान कैसे करनी है क्वेश्चन के अंदर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की अगर बात करें तो इन्होंने बोला अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने किसी से मोटर व्हीकल रेंट पे ली है सो दैट वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्टेशन की ट्रांसपोर्ट करके दे पाए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, बॉडी कॉर्पोरेट ने किसी से रेंट पे कार ले ली है, मोटर व्हीकल ले ली है, एंड उस ट्रांजेक्शन में ऐसी बात हुई है कि वो जो मोटर व्हीकल ली है दैट इज फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेंट पे लेके रखी है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड ने मोटर व्हीकल रेंट पे ली 1 मंथ के लिए, बोला कि इस पर्टिकुलर मंथ के लिए हमको मोटर व्हीकल रेंट पे चाहिए ताकि हम अपने एम्प्लॉय को ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करवा पाए। ऐसे केस में वो गाड़ी एबीसी लिमिटेड के पास में रहती है, एट द डिस्पोजल ऑफ एबीसी, मतलब एबीसी लिमिटेड के पास में रहेगी फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ के लिए। अब वो चलाए नहीं चलाए, कहाँ ट्रांसपोर्ट करे, कहाँ ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर्सन को जिसने रेंट पे दिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसी लिमिटेड जितना चलाना चलाए या बिल्कुल भी नहीं चलाए, पार्क करके नीचे रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया गया है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 15 डेज, 2 डेज, ये वाले ट्रांजेक्शन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के ट्रांजेक्शन होते हैं, और ऐसे केस में आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। अगर वो 6 कंडीशंस मैंने बताई थी तुमको, वो 6 कंडीशंस अगर हिट हो जाती है तो आरसीएम अप्लाई हो जाएगा।
वर्सेस इन्होंने बताया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये बिल्कुल अलग तरीके की एक ट्रांजैक्शन होती है, जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट किसी पर्सन से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेती है कि भाई हमारे एम्प्लॉय को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। यहाँ पे उसने उस पर्सन की गाड़ी फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं ली है कि हमको 1 मंथ के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, 6 मंथ्स के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं ली है, फॉर अ स्पेसिफिक जर्नी, फॉर अ स्पेसिफिक वोएज, मतलब फिक्स जर्नी है। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने बोला कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉय है या कंपनी के डायरेक्टर है, उनको एक मीटिंग अटेंड करने जाना है मुंबई से पूना, और पुणे में वो मीटिंग अटेंड करके शाम को वहीं से वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने किसी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली और उसको कहा कि भाई हमारी आपकी कार में इस डायरेक्टर को, हमारे कंपनी एम्प्लॉय को मुंबई से लेके पूना की ट्रांसपोर्टेशन करवा दीजिए और वहीं पे रुकना, मीटिंग जब हो जाएगी तो आप मुंबई पुणे से वापस उसको मुंबई भी लेके आ जाना। यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट का उस कार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं लिए कि भाई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। वो कार उन्हीं की है, वो एक तरीके से आपको ले जाएंगे, एक रूट से ले जाएंगे, उस डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देंगे, और जो भी अगर वापस रिटर्न का भी जर्नी लिए तो रिटर्न का। तो ये स्पेसिफिक जर्नी है मुंबई पुणे, पुणे मुंबई। पहले वाले केस में मुंबई पुणे जाओ, मुंबई कश्मीर जाओ, मुंबई शिमला, कहीं पे भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स पीरियड के लिए लिया गया था। यहाँ पे स्पेसिफिक जर्नी है, ठीक है। और अगर उबर ओला के थ्रू दिया है तो फिर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो जाती है, 95 में कवर होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताया। बट अगर ऐसे भी दी जाती है, यहाँ पे कोई ईसीओ के थ्रू नहीं दिया गया, तो भी वो ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड चार्ज में लगता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में तो उसका कोई भी प्रोविजन नहीं है। वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं, वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होगा, एग्जाम होगा या जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे। ये आपको फर्क पता चल गया, मैंने हाईलाइट करके रखा है, वही फर्क है, ठीक है। अब बाकी मेरे को दिखाना था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, देख लेते हैं। नेक्स्ट ये अगेन मई 2023 की अमेंडमेंट है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। इसको लेकर के दो बातें हुई। एक तो अमेंडमेंट यहाँ पे आरसीएम चैप्टर में इन्होंने की, जहां पे इन्होंने बोला कि अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम लगेगा और उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स पे करना होगा। पर्पस क्या है वो मतलब का नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में उस रेसिपेंट को ही टैक्स पे करना होगा। दूसरा इन्होंने जो ये वाला तो नया प्रोविजन ऐड किया था आरसीएम में। दूसरा इन्होंने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट कर दी एग्जम्पशन चैप्टर में। एग्जम्पशन चैप्टर में पहले लिखा हुआ था कि अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी जाती है किसी पर्सन को, तो उस केस में अगर वो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी गई है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट कर दी और वहां पे जाके वर्ड लिख दिए कि अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी जा रही है किसी पर्सन को अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल यूज, तब जाकर के एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब अगर आपको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का क्वेश्चन दिख रहा है तो टैक्स कब लगेगा आरसीएम में, आरसीएम में टैक्स कब लगेगा जब वो रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, पॉइंट खत्म। दूसरा, अगर आपको एग्जेम्पशन का प्रोविजन देखना है तो वहां पे दो बातें होनी चाहिए, वो रेसिपेंट अदर देन रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो जो यूज कर रहा है वो रेजिडेंशियल यूज के लिए कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। दोनों में से एक भी गड़बड़ हो गई, मतलब अगर वो यूज जो कर रहा है वो रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल यूज कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा। भले ही रेसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी, क्योंकि कमर्शियल यूज अलाउड नहीं है, एग्जेम्पशन उसके लिए मिला नहीं है। और अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड हो गया फिर तो आपको यूज देखने की जरूरत ही नहीं है, उस केस में ये ट्रांजैक्शन आरसीएम में टैक्स लगता है। यही मैं आपको दिखाने वाला हूं, आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन। अब इस टेबल को देखो, आपको सारे डाउट आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगे। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का मैंने ऊपर जो ब्लू वाला बताया, ब्लू वाला मतलब आरसीएम लगने वाला है, ये मेरा कोड है, ठीक है। और नीचे जो मैंने रेड कलर ऑरेंज कलर का बॉक्स बनाया मतलब एग्जेम्प्ट है मेरा। इस चैप्टर में आपको हालांकि यही दिखने वाला है। ब्लू वाला, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, खत्म है उस केस में। रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड को दिया है, आरसीएम ही लगेगा। पर्पस के लिए मैंने कलर नहीं किया क्योंकि पर्पस कमर्शियल यूज हो या फिर रेजिडेंशियल यूज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आरसीएम ही होगा। याद करने के लिए बोल सकते हो आर 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 आर, ठीक है। दूसरा वाला देखो, उसमें रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर जिसको दी जा रही है दैट इज एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड, तो आपको दिया गया अगर कमर्शियल यूज है तो डेफिनेटली वो टैक्स होगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। लेकिन एग्जेम्पशन कब मिलेगा मैंने अभी बताया, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दिया किसी पर्सन को विच इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन एंड वो जो यूज के लिए दिया गया है फॉर रेजिडेंशियल यूज, तब जाकर के एग्जेम्पशन मिलेगा। तो मैं बोलूं एग्जेम्पशन लेने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, वो रेसिपेंट अदर देन रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो यूज रेजिडेंशियल यूज होना चाहिए, तब जाकर के एग्जेम्पशन मिलेगा। और आरसीएम में टैक्स कब लगेगा, आर 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 आर, ठीक है। तो ये पूरी बातें हो गई, अब जाते हैं स्क्रीन पे और बाकी बातें डिस्कस।
ये है वो पेज जो हम लोग छोड़ के आगे डिस्कशन करने चले गए थे। सर्कुलर जो था वो यहीं से था, और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला ट्रांजेक्शन जो था वो भी यहीं पे था। नीचे एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मैंने पूरा एनालिसिस बस उस टेबल फॉर्म में डाल दिया कि तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बस इतना काफी है, इसको देखो, फिर रीड करो और अपना एग्जाम देने चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते कुछ और बातें करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास गवर्नमेंट वाली सर्विस। गवर्नमेंट वाली सर्विस के अंदर दो सर्विस तुमको स्क्रीन पे दिख रही है। ये दोनों सर्विसेज के केस में सप्लायर होती है गवर्नमेंट। यहाँ पे आरसीएम कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो देखते हैं। पहला पॉइंट नंबर 8 में बोला कि अगर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कोई भी एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग फोर। नीचे मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2 लिखे, लेकिन वहां पे टोटल 4 सर्विस है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विस, दूसरा एयरक्राफ्ट और वेसल वाली, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन वाली, और चौथी रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। इन चार को छोड़ दो, इन चार को छोड़ दो, इन चार को छोड़ दो। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है, सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। और रेसिपेंट कौन है? अगर रेसिपेंट बिजनेस एंटिटी है तब उस केस में आरसीएम लग जाएगा, और उस बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स पे करना होगा। दैट्स इट, उस बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स पे करना होगा। अब एक बात समझो, वहां पे दूसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पे जो चार मैंने एक्सक्लूड करवाई, उसमें चौथी वाली जो थी, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वाली सर्विस को ऊपर वाले पॉइंट से एक्सक्लूड तो किया, लेकिन उसको नीचे अलग से सर्विस बना के दे दी। दैट मींस पॉइंट नंबर 9 वाला वो जस्ट ऊपर से एक्सक्लूड होकर नीचे आ गया है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस का ट्रांजेक्शन सप्लायर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये तो ऊपर वाले से ही मैच हो रहा है, क्या फर्क हो गया? सप्लायर वाली सेम है, लेकिन रेसिपेंट देखो भाई, रेसिपेंट इस केस में अलग है। ऊपर वाले केस में बोला अगर बिजनेस एंटिटी होगी तो आरसीएम लगेगा। यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में आरसीएम लगेगा, उस केस में आरसीएम लगेगा। इसको भी आप याद रखने के लिए लूजली ऐसे बोल सकते हो, रेंटिंग का ट्रांजेक्शन है, अगर रजिस्टर्ड रेसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में आरसीएम लगेगा। बस यहाँ पे फर्क ये है कि ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ऊपर था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। किसी तरीके से आपको ये याद हो जाएगा आरआरआर वाले तरीके से। बट मेरी बात समझो यहाँ पे कि भले सप्लायर सेम है लेकिन रेसिपेंट दोनों अलग केसेस में अलग है, आपको ये बातें ध्यान देनी होगी। पहले वाले केस में बोला बस 4 सर्विसेज को छोड़ो, उसके अलावा गवर्नमेंट जो भी सर्विस देगी बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स पे करना होगा। ये 4 को एक्सक्लूड जो किया, इसका एनालिसिस मेरे को तुम्हारे साथ करना है। मेरे को क्लियरली बताना है कि किस केस में आरसीएम लगेगा, किस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और किस केस में एग्जेम्प्ट होगा। 4 में से एक तो अपन नीचे ही कर चुके हैं, वो 3 सर्विसेज बची, उन तीनों सर्विसेज का एनालिसिस करेंगे, आरसीएम वर्सेस फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस एग्जेम्पशन। आ जाओ स्क्रीन के इस साइड पे और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। ये है गवर्नमेंट सर्विसेज का वो टेबल जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। इस टेबल पे अगर तुम देखोगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक वर्टिकल कॉलम है जहां पे सारे रेसिपेंट स्पेसिफाइड है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज के कौन कौन से रेसिपेंट्स है और क्या क्या टैक्सेबिलिटी होगी। उसके बाजू में सारी सर्विसेज स्पेसिफाइड है। उसके बाजू वाला जो कॉलम है वहां पे 3 सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, या फिर एयरक्राफ्ट और वेसल वाली सर्विस, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ये तीनों सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद में है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने अभी देखा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो आरसीएम लगेगा। तो गवर्नमेंट की ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस के केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगी। और उसके बाद में है अदर सर्विस, मतलब वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली जो 3 सर्विसेज अभी बताई वो, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सबको छोड़ दो। इसके अलावा जो भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की, उसके लिए क्या टैक्सेबिलिटी होती है जब गवर्नमेंट किसको ये सर्विस देती है। तो पहले वाला जो सेट है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विस। उसके साथ में है सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट अगर देती है ये हमेशा टैक्सेबल होती है, और हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी। ये तीनों सर्विसेज जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर एयरक्राफ्ट वेसल या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को दी तो भी टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट ने किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी तो भी टैक्सेबल होगा, और गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी तो भी टैक्सेबल होगा। और एक बात बोलूं, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट जो ये सर्विसेज देती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली, एयरक्राफ्ट वेसल या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाली, उस सप्लायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सप्लायर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को ही टैक्स पे करना होगा फॉरवर्ड चार्ज में। रिवर्स चार्ज लगता ही नहीं है, और ये हमेशा टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। अब इस पॉइंट को लेकर के मुझे तुमसे 2 बातें करनी है। पहली बात, कुछ तो एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, वो एग्जेम्पशंस देखने हैं, लेकिन उससे पहले दिखाना है कुछ अमेंडमेंट।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला जो ऊपर मैंने लिखा है सर्विसेज की कैटेगरी में, उसके आगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे सब कुछ कट कर दिया। दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पहले ये लिखा हुआ था कि स्पीड पोस्ट वाली सर्विस, एक्सप्रेस पोस्ट या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर एजेंसी सर्विस, ये वाली सर्विसेज टैक्सेबल है, उसके अलावा सब कुछ एग्जेम्प्ट है। अब इन्होंने कट कर दिया मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अब सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, और जो कट करने का मतलब ये होता है कि अब कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सब 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 सारी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। ठीक है, कुछ भी एग्जाम नहीं है। कुछ तो एग्जाम फिर इन्होंने नीचे टेबल में देखो, कुछ तो एग्जामेशन इन्होंने दिया हुआ है। उसी कॉलम के नीचे मैंने दो एग्जाम्प्ट केसेस बताए हैं। पहला वाला जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो एग्जामेशन दी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रिस्पेक्ट में। अब इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी एक्सेप्ट ये 4 एग्जामेशंस जो उन्होंने दी है वो ग्रीन बॉक्स के अंदर। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट, ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट के आगे लिखा है एनवेलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, मतलब अगर एनवेलप्स की वेट 10 ग्राम से कम की है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट होगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। लेकिन अगर एनवेलप्स की वेट 10 ग्राम या उससे ज्यादा है उस केस में ये टैक्सेबल होगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं वापस बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है। एयरक्राफ्ट और वेसल या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये सब कुछ टैक्सेबल होता है। हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है, गवर्नमेंट ही टैक्स पे करती है। देयर आर 2 एग्जेम्पशन केसेस जो मैंने बताया। पहला वाला ग्रीन बॉक्स इस बार की अमेंडमेंट है, इसको याद रखो, सिर्फ इतना ही एग्जेम्प्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में। दूसरा वाला मैंने लिखा हुआ है चेक एग्जेम्पशन इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। देखो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का एग्जेम्पशन चैप्टर जब आप देखते हो उसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेलवेज अगर हो रहा है तो फर्स्ट क्लास और एसी कोच की टिकट पे टैक्स लगता है, उसके अलावा सब कुछ एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो वो एग्जेम्पशन आप वहां से रीड कर लो, आप वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दिमाग में रखोगे आपको पता चल जाएगा। या फिर ट्रांसपोर्टेशन अगर स्टेज कैरेज में हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नॉन एसी स्टेज कैरेज में हो रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, हम गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक बार दिमाग में रखो, क्योंकि यहाँ पे मैं कितना लिखूं टेबल ही बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 एग्जेम्पशन है, उसके अलावा हमेशा टैक्स लगता है और फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स पे करती है। ये पहला वाला मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। अब दूसरे वाले कॉलम पे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है तब क्या होगा। तब यहाँ पे 3 कैटेगरीज होते हैं रेसिपेंट्स के। अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस गवर्नमेंट को ही दी, सीजी, एसजी, यूटीएल को दी तो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने अगर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस किसी पर्सन को दी विच इज अदर देन बिजनेस एंटिटी तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी को दी तब मेरे दोस्त ये टैक्सेबल होगा, डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। और अभी मैंने तुमको बताया कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी तब आरसीएम लगता है। तो रजिस्टर्ड है बिजनेस एंटिटी तो आरसीएम लगेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। अब मेरी बात समझो, एक एग्जेम्पशन फिर भी उन्होंने दिया है, उसके ही नीचे मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है कि अगर जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस गवर्नमेंट ने दी भी है किसी बिजनेस एंटिटी को, उसकी कंसिडरेशन जो गवर्नमेंट ने चार्ज की दैट इज अप टू ₹5,000 डज नॉट एक्सीड ₹5,000, 5,000 तक का है, तब उसके इसमें एग्जेम्प्ट है, कोई आरसीएम नहीं लगेगा, कोई फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा, ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की कंसिडरेशन अगर अप टू ₹5,000 है तो उस केस में भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था, इसमें मैंने तुमको बता दिया कि वो ब्लू वाला, इस पूरे टेबल में जो ब्लू वाले बातें हैं वो आरसीएम है। मैं बता दूं, ब्लू वाली बातें जो आरसीएम है, ऑरेंज वाली बातें जो है वो सब कुछ एग्जेम्प्ट है, और जिसपे कोई कलर नहीं है वो टैक्सेबल है। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। सेकंड वाला कॉलम भी हो गया। अब एकदम आखिरी वाला कॉलम अदर सर्विसेज, मतलब ये चारों छोड़ दो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और उससे रिलेटेड उसके बाद में जो 2 और है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी छोड़ दो। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दी उसका क्या होगा। गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी अदर वाली, उसका रेसिपिएंट अगर गवर्नमेंट ही है तो उसके इसमें एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी अदर वाली, उसका रेसिपिएंट अगर कोई पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन एक बात बोलूं, गवर्नमेंट की जो अदर सर्विसेज है वो गवर्नमेंट ने अगर दी किसी बिजनेस एंटिटी को तो उसके इसमें टैक्स लगेगा और आरसीएम लगेगा। अब भी मैंने आरसीएम चैप्टर में तुमको बताया था वो वाले क्लॉज में कि अगर अदर वाली सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी तो टैक्स लगेगा और आरसीएम में उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना होगा। और यहाँ पे हमेशा रिवर्स चार्ज ही लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ही नहीं। वो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स पे कर देगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो छक मार के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में, लेकिन आरसीएम में टैक्स उस बिजनेस एंटिटी को ही पे करना होगा। ठीक है, ये पूरी बात थी। लेकिन अब एक बात समझो, वहां पे एग्जेम्पशन फिर भी दिया हुआ है अदर सर्विसेज के लिए। मैंने एग्जेम्पशन चैप्टर से लेकर के यहाँ पे इसको डाला है, मेरा ये टेबल एग्जेम्पशन चैप्टर का ही है।
एग्जाम्पशन चैप्टर में बोला गया कि अदर वाली सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी और उसका कंसिडरेशन अप टू ₹5,000 है तो उस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। दूसरा एग्जाम्पशन बेनिफिट, अगर जो अदर सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को दी, वो बिजनेस एंटिटी एक छोटी बिजनेस एंटिटी है, छोटी मतलब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर वो रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में वो जो भी सर्विस लेगी बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट से जो भी सर्विस लेगी, वो हमेशा एग्जेम्प्ट ही रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना, रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी सर्विस लेगी गवर्नमेंट से वो एग्जेम्प्ट है। और वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन है वो 5,000 वाला, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू देख लेना। ये पूरा टेबल आप देख लोगे, आपका गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड जो आरसीएम प्रोविजन है वो भी मैंने करवा दिया, ब्लू वाले बातें हैं। जो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा वो मैंने बता दिया, व्हाइट वाली बातें हैं। और जो भी एग्जेम्पशन चैप्टर में लिखा हुआ है वो भी मैंने खींच के यहाँ पे डाल दिया आपका पूरा, ये तीनों मैंने बता दिया, आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज एंड एग्जेम्पशन। अब जाते हैं स्क्रीन पे और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल वर्क। ये जो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है इसमें दो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11 वाली। इन दोनों में से पहली वाली सर्विस की बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 में बोला ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ड्रामा, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क या फिर ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क। ये तीनों में से कुछ भी ओरिजिनल काम ट्रांसफर किया गया है, जहां पे सप्लायर कौन है, सप्लायर है म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट, जिसने वो ओरिजिनल काम बनाया है, जिसका वो ओरिजिनल म्यूजिक या फिर आर्टिस्टिक वर्क है, उसने, वो सप्लायर ने अपना ये ओरिजिनल वर्क ट्रांसफर किया है, परमानेंट टेम्पररी ट्रांसफर करके दिया है उस म्यूजिक कंपनी को या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन। तो ऐसे केस में ये ट्रांजैक्शन आरसीएम का होगा और उस रेसिपिएंट म्यूजिक कंपनी, म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर मूवी प्रोड्यूसर, उनको आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। दूसरा, उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में बोला गया ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, लिटरेरी मतलब लिखा हुआ जो भी काम होता है, तो ये ऑथर के रिस्पेक्ट में बोला गया कि ऑथर ने अपना ओरिजिनल लिटरेरी वर्क अगर टेम्पररी ट्रांसफर किया है किसी पब्लिशर को, तो उस केस में वो पब्लिशर को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे ऑथर को एक ऑप्शन दिया है, ऊपर वाले केसेस में नहीं दिया है, इसीलिए ऑथर को एक अलग पॉइंट नंबर बना के पॉइंट नंबर 11 में डाल करके इन्होंने बोला, ऑथर को ऑप्शन दिया, ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन ऑथर को दो काम करने होंगे। अब बात समझना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और एक्सेप्शन के अंदर वो दोनों सब पॉइंट्स मैंने लिखे हुए। पॉइंट नंबर 1, पहला काम क्या करेगा, वो अब डिपार्टमेंट के साथ एक डायलॉग करेगा, जहां पे वो बोलेगा उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना है एंड ही विल फाइल अ डिक्लेरेशन विद हिज ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर। उस डिक्लेरेशन के अंदर वो क्या क्या लिखेगा, डिक्लेरेशन के अंदर वो लिखेगा कि ही इज चूजिंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जहां पे 9(1) के अंदर ऑथर खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा एंड जो भी जीएसटी के सारे प्रोविजंस कंप्लाई होते हैं वो सारे प्रोविजंस कंप्लाई करेगा और टैक्स पे कर देगा। दूसरी बात, उस डिक्लेरेशन के अंदर जुडिशियल कमिश्नर को ये भी लिखेगा, जो मैंने रेड वाली लाइन में लिख के रखा है, that he will not withdraw from the option he has exercised, जो उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन में टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया है, he will not withdraw that option within a period of 1 year from the date of exercising that option। और दूसरा डायलॉग, दूसरा काम वो करेगा अपने पब्लिशर के साथ में, ये काम हो गया डिपार्टमेंट के साथ में। अब पब्लिशर के साथ में जब भी वो कोई ट्रांजेक्शन करेगा, वो एक इनवॉइस इशू करेगा और इनवॉइस के अंदर वो एक डिक्लेरेशन लिख देगा दैट ही हैज चूज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इससे होगा क्या, पब्लिशर को पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन के अंदर, ये भले ही एक आरसीएम टाइप का ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसमें आरसीएम में पब्लिशर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑथर ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का। तो दोनों काम हो गए, एक पॉइंट से उसने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया, जुडिशियल कमिश्नर को इंटीमेट कर दिया कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, पब्लिशर को भी बता दिया कि आपको टैक्स पे नहीं करना है, मुझे टैक्स पे करना है। तो अब तीनों पार्टीज के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, डिपार्टमेंट, पब्लिशर और ये ऑथर के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा अगर ऑथर ने सारे काम कर दिए। तो ये पॉइंट नंबर 11 था, हमने देख लिया। उसके बाद मिसलेनियस के दो छोटे छोटे पॉइंट्स है, तुमको नीचे दिख रहे हैं। पहला वाला पॉइंट बोला कि कोई डायरेक्टर, चाहे कंपनी का डायरेक्टर हो, बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर, वो डायरेक्टर अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो उस रेसिपिएंट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। उसके नीचे वाला पॉइंट, एकदम आखिरी वाला पॉइंट बोलता है मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जब अपने आरबीआई को सर्विस देते हैं तो उस केस में आरबीआई को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। ये दोनों ट्रांजेक्शन मिसलेनियस हो गई, ये पूरा पेज हो गया भाई। अब आगे जाते हैं, दूसरी बात देखते हैं, एजेंट्स, सेबी एंड एजेंट्स, बैंक्स एंड सेबी की स्कीम। पॉइंट नंबर 14 से स्टार्ट कर रहा हूं, ऊपर टॉप पे से। यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई एजेंट है, एजेंट ऑफ अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, जब अपने बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा तो उस केस में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को आरसी में टैक्स पे करना होगा। उसके नीचे वाला पॉइंट, इंश्योरेंस एजेंट के रिस्पेक्ट में, इंश्योरेंस एजेंट जब किसी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है, मतलब एनी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस, तो उस केस में उस इंश्योरेंस कंपनी जो रेसिपिएंट है उसी को टैक्स पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज।
नीचे आता है उसके बाद बोला रिकवरी एजेंट, जो बैंक का पैसा वैसा वसूल करते हैं ना, बैंक ने लोन दिया अब रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो ये रिकवरी एजेंट्स को बोलते हैं कि हमारा पैसा वसूल करके दो। रिकवरी एजेंट जब अपनी सर्विस देते हैं किसी बैंकिंग कंपनी को या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी एनबीएफसी को, तो इन तीनों के केसेस में, जब इन तीनों के रेसिपेंट्स के केस में उन रेसिपेंट्स को ही टैक्स पे करना होगा, वो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को। नीचे वाला पॉइंट उसके बाद में बोला इंडिविजुअल डीएसए, इंडिविजुअल डीएसए इंसान, आपके और मेरी तरह आदमी, इंसान इंसान, ठीक है, आदमी औरत वट एवर इट इज, बट इंडिविजुअल डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। तो इंडिविजुअल डीएसए जब किसी बैंकिंग कंपनी या फिर किसी एनबीएफसी को सर्विस देगा तो उस रेसिपेंट बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को ही आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। उसके बाद वाला पॉइंट बोलता है बिजनेस फैसिलिटेटर ने जब बैंकिंग कंपनी को सर्विस दी तो उसके इसमें बैंकिंग कंपनी जो रेसिपेंट है उसी को टैक्स पे करना होगा। अब इस पॉइंट पे आई वांट यू टू लुक अप एंड एक बार वो पॉइंट नंबर 16, 17, 18 जो मैंने अभी खत्म किए, लास्ट वाले 3 पॉइंट्स देखो। तीनों के केस में आपको दिखेगा रिकवरी एजेंट के केस में 3 रेसिपेंट स्पेसिफाई किए, बोला रिकवरी एजेंट इन तीनों में से किसी को भी सर्विस देगा तो आरसीएम लग जाएगा। लेकिन नीचे आते आते इंडिविजुअल डीएसए वाले पॉइंट में बोला नहीं नहीं, इंडिविजुअल डीएसए केवल 2 लोग को सर्विस देगा तो आरसीएम लग जाएगा। इसका मतलब ये कि इंडिविजुअल डीएसए अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देगा तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा दोस्त, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और लास्ट वाला पॉइंट मतलब इंडिविजुअल के डीएसए नीचे वाला पॉइंट, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा तो आरसीएम लगेगा। मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस देगा तो उस केस में यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। मेरे दोस्त ये पूरी बातें हो गई। अब पूरा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 19। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये सेबी की एक स्कीम है, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। उस स्कीम में क्या होता है वो डायग्राम भी देख लो, तुमको यहाँ पे ये आदमी भी, लेंडर बोरोवर भी समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम है, यहाँ पे सिक्योरिटीज बाय या सेल नहीं किया है, कोई लेंडर है उसने अपनी सिक्योरिटीज लेंड करके किसी बोरोवर को दी है। अब इसने अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस दी है, बोरोवर ने उससे सिक्योरिटीज उधार पे लिए, तो इसने लेंडिंग की सर्विस दी, बोरोवर उसको कंसिडरेशन देगा। ये ट्रांजेक्शन सप्लाई का, इस पे टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे बोला जो रेसिपिएंट बोरोवर है ना उसको टैक्स पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज। लेंडर जो सप्लायर है उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बोरोवर को टैक्स पे करना होता है। अब एक बात समझो, मैं तुमको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ये सेबी की स्कीम है जहां पे ये लेंडर और बोरोवर के बीच में डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। लेंडर क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज को एक बार के लिए इंटरमीडियरी के पास में डिपॉजिट करके रख देगा, बोरोवर इंटरमीडियरी से वो सिक्योरिटीज बोरो करके लेता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, इसने इंटरमीडियरी के पास रख दिया, इसने इंटरमीडियरी से, बोरोवर ने इंटरमीडियरी से बोरो कर लिया। तो यहाँ पे इनके बीच में ट्रांजैक्शन जो बोला, ये वाले ट्रांजैक्शन में आरसीएम लगेगा। लेकिन इंटरमीडियरी भी इनको सर्विस दे रहा है, इंटरमीडियरी लेंडर को भी सर्विस दे रहा है, इंटरमीडियरी बोरोवर को भी सर्विस दे रहा है, ताकि इन दोनों को मिला पाए, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। इंटरमीडियरी वाले ट्रांजैक्शन के लिए कुछ नहीं बोला भाई। इंटरमीडियरी के केस में वो ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा जब वो लेंडर को सर्विस दे रहा है, और जब वो बोरोवर को सर्विस दे रहा है उस सर्विस पे इंटरमीडियरी ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। यहाँ पे लेंडर और बोरोवर के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसकी बात की गई है, जहाँ पे बोरोवर को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। ये पूरी बातें हुई। ये अब दो छोटी छोटी सी यहाँ पे तुमको दिख रही होगी, टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ये दोनों सर्विसेज के केस में बोला अगर कोई भी पर्सन टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड वाली सर्विस दे रहा है किसी प्रोमोटर को, जो प्रोमोटर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले काम करता है, वो केस में उस प्रोमोटर को ही आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। टीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स वहां पे लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड मोर देन 30 इयर्स वाली लीज, जो कि ये तीनों सर्विस होती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, दिया किसी एनी पर्सन ने, और रेसिपिएंट अगर कोई प्रोमोटर है तो प्रोमोटर को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। ये पूरी बातें हो गई। सीजीएसटी वाली 21 सर्विसेज पूरी खत्म कर दी भाई। अब एक बात समझो, तुमको स्क्रीन के नीचे वाले साइड पे दिख रहा है नोटिफाइड सर्विसेज अंडर आईजीएसटी एक्ट। ऊपर जितनी 21 सर्विसेज लिखी है वो भी आईजीएसटी एक्ट में है, लेकिन आईजीएसटी एक्ट ने कुछ एडिशनल 2 और सर्विसेज बताई है जिनके ऊपर आईजीएसटी एक्ट में बोला यहाँ पे भी आरसीएम लगेगा। वो एडिशनल वाली देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 जो बोलती है कि अगर आउट ऑफ इंडिया से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से यहाँ पे इंडिया के अंदर सर्विस दी गई, कोई भी सर्विस, और जो रेसिपेंट है वो रेसिपेंट एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट है, एनटीओआर को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी रेसिपेंट है, तो यहाँ पे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। वो जो रेसिपेंट है उसी को टैक्स पे करना होगा। और लास्ट वाला ट्रांजेक्शन एकदम पॉइंट 2 वाला बोलता है कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर किसी इंपोर्टर को सर्विस दी तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा। लेकिन कौन सी सर्विस दी ये भी सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ इंडिया से जो सर्विस दी गई तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस की, दूसरा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रही किसी वेसल के अंदर, और जो मूवमेंट हो रही है वो आउट ऑफ इंडिया से, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टिल द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, इसके ऊपर उस इंपोर्टर को टैक्स पे करना होगा।
यहाँ पे समझना है भाई, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में वो शिपिंग कंपनी आउट ऑफ इंडिया की, यहाँ पे इंडिया की नहीं है, बाहर की है, और वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है, जहां से बाहर से गुड्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, और ये वेसल में आ रहे हैं, तो आरसीएम लगेगा उस ट्रांजेक्शन के ऊपर। जो भी टैक्स है वो इंपोर्टर को आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। ये पूरी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, ये सब कुछ खत्म हो गया, 21 सर्विसेज खत्म हो गई, प्लस 2 आईजीएसटी एक्ट में लिखे हुए थे, सब कुछ खत्म हो गया, 9(3) हो गया, जाते 9(4) और 9(5) चैप्टर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 9(4) और 9(4) भी आरसीएम वाला सेक्शन है। 9(4) का जो ओपनिंग वर्ड्स है वो ये बोलता है कि अगर जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन है उनको कुछ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रजिस्टर्ड से ही लेनी चाहिए। अगर ये नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसने अनरजिस्टर्ड से लिए तब 9(4) अप्लाई हो जाएगा। तो भाई सबसे पहली बात, कौन है ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन? पॉइंट नंबर 1 में बोला गया प्रोमोटर है, वो फिलहाल तो प्रोमोटर को ही बोला कि 9(4) प्रोमोटर पे अप्लाई होगा। प्रोमोटर मतलब वो जो बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन सर्विस में इन्वॉल्व होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रोमोटर के ऊपर आरसीएम की प्रोविजन अप्लाई हो जाती है तो जीएसटी के सारे प्रोविजंस उस प्रोमोटर पे, उस रेसिपिएंट पे अप्लाई होंगे एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, और फिर पूरा टैक्स उसी से वसूला जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कौन सी है वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज जो प्रोमोटर को बोला गया कि ये नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रजिस्टर्ड से ही लेना। अगर ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज अनरजिस्टर्ड से लिए तो 9(4) अप्लाई हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 में बोले गए वो 3 स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज। 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, जितने इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज लगते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसकी 80% ऑफ वैल्यू रजिस्टर्ड से लेना। दूसरा 100% ऑफ सीमेंट, और तीसरा 100% ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो सीमेंट और कैपिटल गुड्स तो जितना भी लगता है पूरा 100% वैल्यू रजिस्टर्ड से ही लेना है। 1 रुपए का भी सीमेंट या कैपिटल गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड से लिया तो आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, 9(4) को समझने के लिए आपके दिमाग में 2 बातें होनी चाहिए। 9(4) अप हिट कब होता है, 9(4) अप्लाई कब होगा? जब उसने वो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज अनरजिस्टर्ड से लिए तब 9(4) अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपको बताया जाएगा कि कंप्यूट द अमाउंट विच इज टू बी पेड अंडर 9(4). 9(4) में आरसीएम में कौन सा अमाउंट पे किया जाएगा? तो जितनी वैल्यू उसने अनरजिस्टर्ड से ली है उतनी वैल्यू पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। मान लो 80% ऑफ इनपुट सर्विसेज वाला, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, वो वाले क्लॉज की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जो भी प्रोमोटर है उसको पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विस देनी थी उससे रिलेटेड उसने जो इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसने खरीदे वो थे 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ की उसको इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगती है, अपार्ट फ्रॉम सीमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गुड्स। ये 1 करोड़ की वैल्यू का 80% वैल्यू उसको रजिस्टर्ड से लेना है। ठीक है, 80% ऑफ वैल्यू मतलब 80 लाख की इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड से लेनी है, और अगर इसमें से कुछ गड़बड़ हुई तो आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। 20 लाख रुपीस की इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज वो अनरजिस्टर्ड से लेगा तो चलेगा, 9(4) उसको गवर्न नहीं करता। 1 करोड़ में से 20 लाख चलेगा तो किसी भी लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। 20 लाख का 1 करोड़ का 80%, दैट मींस 80 लाख रजिस्टर्ड से ही लेना होगा। अब आपको एग्जाम में बताया गया कि उस 1 करोड़ में से बिल्डर ने, प्रोमोटर ने 75 लाख ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड से लिए एंड बैलेंस 25 लाख रुपीस अनरजिस्टर्ड से लिए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बाइफरकेशन दिया जाता है। अब आपको जो मैंने बोला था वैल्यू 80 लाख रुपीस की, 80 लाख रुपीस रजिस्टर्ड से लेना है। 80 लाख में से कितना उसने रजिस्टर्ड से लिया? 75 लाख। शॉर्टफॉल कितना हुआ? सिर्फ 5 लाख रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। तो 9(4) वाली आरसीएम सिर्फ 5 लाख रुपए पे अप्लाई होगी मेरे दोस्त। ठीक है, वो 20 लाख पे अप्लाई नहीं होगी। ये 20 + 5 25 लाख पे आरसीएम में टैक्स मत पे करना। सिर्फ 5 लाख रुपया, मतलब उस 80% में से जो भी शॉर्टफॉल है, मतलब 80 लाख में से उसने 75 तो ले ही लिया, 5 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है, ये 5 लाख रुपए की वैल्यू पे आरसीएम में बिल्डर को टैक्स पे करना होगा। दूसरा वाला एग्जांपल पकड़ते हैं सीमेंट के लिए। मान लो सीमेंट की उन्होंने बताया कि पूरे साल में जो सीमेंट लगा था उसको, वो 20 लाख रुपए का सीमेंट था, और उस 20 लाख के सीमेंट में से 19 लाख का सीमेंट उसने रजिस्टर्ड से लिया। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल कितनी हुई? सिर्फ 1 लाख रुपए की। 20 में से 19 लाख रुपए का तो रजिस्टर्ड से लिया, सिर्फ 1 लाख रुपीज का सीमेंट उसने अनरजिस्टर्ड से लिया, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पे बिल्डर को 9(4) में आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। सिमिलर लाइन पे कैपिटल गुड्स का भी एग्जांपल ले लो। अगर कैपिटल गुड्स का आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि बिल्डर को पूरे साल में उसने जो कैपिटल गुड्स प्रोक्यूर किए वो 50 लाख रुपीस के थे, लेकिन उस 50 लाख रुपीस में से 47 लाख के कैपिटल गुड्स वो रजिस्टर्ड पर्सन से ही लिया था उसने, लेकिन 3 लाख रुपीस की कैपिटल गुड्स उसने अनरजिस्टर्ड से लिया था। तो 9(4) हिट तो होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड से लिया, लेकिन सिर्फ 3 लाख रुपए की वैल्यू पे। ठीक है, जहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था पहला वाला 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। ये मैंने बताया तुमको 9(4) हिट कब होगा और किस वैल्यू पे हिट होगा। अब एक बात समझो, आपको 80% ये कंप्यूट कैसे करना है ये भी आपको समझना होगा। ये मेरे पॉइंट नंबर 2 में है। ये तुमको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये टेबल के जो शुरू के 5 स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, ये उस पे बात करते हैं 80% वाली वैल्यू के लिए।
जो भी टोटल इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज बिल्डर को, उस प्रोमोटर को पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लगती है, पहले तो टोटल वैल्यू ले लो, टोटल टोटल जितनी भी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज लगी पूरा ले लो, उसमें से माइनस कर देना 3 ऐसी इनपुट सर्विसेज जिनके ऊपर 9(3) में टैक्स पे किया गया है। 9(4) में क्यों लेना है? एक है टीडीआर, दूसरा है एफएसआई और तीसरा लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। ये तीनों इनपुट सर्विसेज पे ऑलरेडी 9(3) अप्लाई होता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, उसमें से यहां से एक्सक्लूड कर दो, उसको 9(3) में टैक्स लगा देना। उसके बाद में आपको कुछ इनपुट्स है, 4 ऐसे इनपुट्स है, वो भी माइनस करने हैं। एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा मोटर स्पिरिट और चौथा नेचुरल गैस। ये चारों वैल्यूज आपको एक्सक्लूड करनी है। इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दो, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट एंड नेचुरल गैस, ये तो वो वाले गुड्स है विच आर नॉट लिवेबल टू जीएसटी, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, तो इसको तो एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्यों एक्सक्लूड किया वो भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, जीएसटी में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब आपको ये बातें नहीं पता होगी क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ एग्जेम्प्ट सर्विसेज का पूरा लिस्ट अपने को पढ़ना है, एग्जेम्प्टेड गुड्स का अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको कहीं वो आपने देखा नहीं होगा नोट्स के अंदर। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी एग्जेम्प्ट है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, तो वो एग्जेम्प्ट है तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं पे करना, तो ये चारों वैल्यूज माइनस हो जाएगी। अब जो आएगा ना उस अमाउंट का 80% लेना, उस अमाउंट का 80% लेना। स्टेप 4 में जो बैलेंस बचता है उसका 80% लेना। स्टेप 5 का जो आपका आंसर आएगा 80% ऑफ द बैलेंस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, ये वाली वैल्यू होगी जो उसको रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी है, जिसका मैंने आपको बताया था 80 लाख रुपीज, ये वाला आंसर है। अब आपको क्वेश्चन में मान लो इस बात पूरा कंप्यूट करने के बाद ये जो आता है, मान लो ये 70 लाख आता है, स्टेप 5 में जो अमाउंट आता है, तो 70 लाख उसको रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। इसमें से अगर कुछ कम ज्यादा हुआ, मान लो आपको बताया गया कि 66 लाख रुपीज का उसने रजिस्टर्ड से लिया, तो 4 लाख रुपीज का शॉर्टफॉल है, तो 4 लाख रुपीज पे आरसीएम लगेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको 80% कैसे कंप्यूट करना है। उसके बाद जो पॉइंट स्टेप 6 और 7 है, ये तो आपको पता ही है, जितना भी सीमेंट है 100% लेना है, जितना भी कैपिटल गुड्स है 100% उसको रजिस्टर्ड से ही लेना है। ये पूरी डिस्कशन मेरी हो गई। अब उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 3 है वो बताता है कौन सी वैल्यू पे 9(3) अब 9(4) अप्लाई होगा। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन करके बता दिया। ये यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, इसको रीड कर लो और तुम्हारा ये काम खत्म हो जाएगा। 9(4) इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9(5) पे। ठीक है, नेक्स्ट है 9(5) और 9(5) एक ईसीओ वाला सेक्शन है। ठीक है, ये आरसीएम नहीं है, ये ईसीओ है, इस बात को ध्यान देना। पहला वाला जो ओपनिंग वर्ड्स है 9(5) का, बोला गया कि इफ एनी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे दो बात समझना कि एक तो पहली बात 9(5) ईसीओ वाला सेक्शन है, आरसीएम नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज के लिए बोला गया है। नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, गुड्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं किए हुए 9(5) के अंदर। ऐसा नहीं कि गुड्स और सर्विसेज दोनों है, लेकिन अपने सिलेबस में गुड्स नहीं, अपने को सर्विस पढ़नी है, गुड्स है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ 9(5) में ईसीओ वाला सेक्शन है और सिर्फ सर्विसेज यहाँ पे देखनी है अपने को। पहली बात, अगर कोई नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाती है तो उसके इसमें सप्लायर को नहीं, रेसिपिएंट को नहीं, ईसीओ को टैक्स पे करना होगा। ठीक है, वो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पॉइंट 2 में लिखी हुई है, रंग बिरंगी कलर तुमको दिख रहे हैं, ABCD और 1 2 3 4 मैंने मार्क किया हुआ है। ए और बी के बाजू में ब्लू स्टार है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो इसलिए क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में यहाँ पे ए वाले जो पॉइंट है, ए वाली जो सर्विस है पॉइंट ए वाली, उसके अंदर थोड़ी अमेंडमेंट आई थी, और पॉइंट डी वाला तो न्यूली इंसर्ट किया था नवंबर 22 में, तो ये थोड़ी सी फ्रेश है, पिछले अटेम्प्ट की अमेंडमेंट है, एक बार इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट माना जाएगा। एक एक करके देखते हैं। पॉइंट ए वाली सर्विस में क्या बोला? पॉइंट ए वाली सर्विस में बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विस अगर किसी सप्लायर ने ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू दी तो ऐसे केस में उस ईसीओ प्लेटफॉर्म को टैक्स पे करना होगा, सप्लायर या रेसिपिएंट को पे नहीं करना है टैक्स। एग्जाम्पल है ओला उबर, यहाँ पे ओला उबर वो ईसीओ प्लेटफॉर्म से जहाँ पे सर्विस दी जाती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सब कवर्ड है यहाँ पे, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है, दूसरा वाला केस समझो। दूसरे वाले में बोला होटल अकोमोडेशन की सर्विस, अगर होटल अकोमोडेशन की सर्विस ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू दी, कौन से है वो ईसीओ प्लेटफॉर्म? फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप या फिर गो आई वी गो, ऐसे ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया गया तो सप्लायर या रेसिपिएंट को टैक्स नहीं पे करना है, उस ईसीओ प्लेटफॉर्म को ही यहाँ पे टैक्स पे करना होगा 9(5) के अंडर। इस बी वाले पॉइंट का एक एक्सेप्शन है, मैं तुमको बताता हूं, लेकिन अब हम जाते हैं सी पे। एक बार सी रीड कर लेते हैं। सी वाले पॉइंट में बोला गया कि अगर हाउसकीपिंग वाली सर्विस, जैसे प्लम्बर की सर्विस, कारपेंटरिंग वाली सर्विस, ये डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी नहीं हुआ, ये ट्रांजैक्शन अगर सप्लायर ने ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया या फिर रेसिपिएंट ने ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सर्विस ली थी, तो ऐसे केस में उस ईसीओ प्लेटफॉर्म को टैक्स पे करना होगा, सप्लायर और रेसिपिएंट को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है, एक है अर्बन कंपनी जो पहले अर्बन क्लैप था, और दूसरा धोबी.com, यहाँ पे ये सर्विसेज ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाती है।
इन दोनों के लिए पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों के लिए एक्सेप्शन है, वो कॉमन ही है, दोनों जगह पे वो कॉमनली अप्लाई होता है। यहाँ पे पॉइंट बी और सी में बोला गया कि अगर जो सप्लायर जो एक्चुअली सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, होटल अकोमोडेशन या फिर हाउसकीपिंग वाली सर्विस, अगर वो सप्लायर जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर हो जाता है सेक्शन 22(1) के हिसाब से, ऐसे केस में भले ही वो सर्विस ईसीओ के थ्रू दी गई है, लेकिन ईसीओ के ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। 9(5) उस केस में अप्लाई नहीं होगा जिस केस में वो होटल वाला या फिर जो हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहा है वो लायबल टू रजिस्टर हो जाता है। एक बात समझो, ये पॉइंट ए के लिए अप्लाई नहीं होता या डी के लिए भी अप्लाई नहीं होता। पॉइंट ए में भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस जिस सप्लायर ने ईसीओ के थ्रू दी, वो सप्लायर खुद लायबल टू रजिस्टर है, लेकिन फिर भी वहां पे ईसीओ को ही टैक्स पे करना है। वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे कुछ हो जाए ईसीओ ही टैक्स पे करेगा। बी और सी के लिए बोला गया कि अगर सप्लायर जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर है तो वो टैक्स पे करेगा, उस केस में 9(5) अप्लाई नहीं होगा, क्लियर एक्सेप्शन है। पॉइंट डी वाला लास्ट अटेम्प्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंसर्ट किया था, रेस्टोरेंट की सर्विस, यू नो इट वेरी वेल, स्विगी जोमेटो वाले प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया। और रेस्टोरेंट की सर्विस अगर ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू दी गई जैसे स्विगी जोमेटो, तो उस केस में ईसीओ को टैक्स पे करना होगा, उस सप्लायर या फिर रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट डी का भी एक एक्सेप्शन है, बड़ा शानदार एक्सेप्शन है, लेकिन वो बी और सी की तरह नहीं है, एकदम ही अलग है, एकदम ही अलग है। पॉइंट डी में बोला गया कि अगर रेस्टोरेंट ऐसा है जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, ऐसा वाला रेस्टोरेंट अगर ईसीओ के थ्रू सर्विस देगा भी तो भी उस केस में ईसीओ के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, 9(5) अप्लाई नहीं होगा, ये 9(5) का एक्सेप्शन है। और बोला जो रेस्टोरेंट जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, उस रेस्टोरेंट को ही टैक्स पे करना होगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। यहाँ पे लायबल टू रजिस्टर वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ बी और सी में अप्लाई होता है, ये उसके लिए नहीं बोला गया। यहाँ पे एक बात समझना, अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहाँ क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब इंसर्ट किया था तभी बताया गया था कि अगर कोई ऐसा प्रीमाइसिस है जो होटल अकोमोडेशन की सर्विस देता है एंड इट इज हैविंग अ डिक्लेयर्ड टैरिफ यूनिट ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबाउ ₹7,500 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट, ऐसे केस में वो प्रीमाइसिस एक स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस कहलाया जाएगा। और उसके अंदर जो रेस्टोरेंट है या ईटिंग जॉइंट है, वो रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट जब कोई सर्विस देगा ईसीओ के थ्रू, तब उस केस में भले ही ये ईसीओ के थ्रू दिया गया, लेकिन ये रेस्टोरेंट को ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे 9(5) अप्लाई नहीं होगा, ईसीओ की टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। द बेस्ट एग्जांपल कैन बी ताज होटल, ठीक है, मुंबई का ताज होटल है। ताज होटल के अंदर वो होटल अकोमोडेशन की सर्विस है। दूसरा, उसके अंदर एक डिक्लेयर टैरिफ, एक ऐसा यूनिट ऑफ अकोमोडेशन डेफिनेटली होगा जिसकी डिक्लेयर टैरिफ 7,500 से ज्यादा की है। तो ऐसे केस में ताज होटल के अंदर उसके प्रीमाइसिस, वो एक स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस हो गया, उसके अंदर जो भी रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट है, वो रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट अगर स्विगी जोमेटो के थ्रू सर्विस देता है, तो उस केस में स्विगी या जोमेटो उस ईसीओ प्लेटफॉर्म को टैक्स पे नहीं करना है, 9(5) अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे सप्लायर जो रेस्टोरेंट है उसी को टैक्स पे करना है, ये 9(5) का एक्सेप्शन है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस में आपको 3 चीजें देखनी है, क्वेश्चन में आपको वो कंफ्यूज करेंगे, आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। पहली बात, आपको देखना है वो होटल अकोमोडेशन की सर्विस जो दे रहा है, वो जो प्रीमाइसिस, उसका कोई डिक्लेयर टैरिफ आपको बताया गया है, एंड डिक्लेयर टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन, एनी यूनिट, ऐसे नहीं मेजॉरिटी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन या 2 या 3 या 4 या कोई भी एक यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का डिक्लेयर टैरिफ देखना। और अगर उसकी वैल्यू अबाव ₹7,500 है, मतलब 7,501 रुपया होगा, तब जाके बोलेंगे कि वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस है। अगर 7,000 बोला कि डिक्लेयर टैरिफ कोई यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का 7,500 है, तो उस केस में नहीं होगा भाई, अबाव 7,500 आपको देखना है। ये तीनों चीजें देखना, ऐसा है और वो होटल अकोमोडेशन मतलब देते हैं, तो वो एक स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस है। उसके अंदर जो रेस्टोरेंट है वो अगर ईसीओ के थ्रू सर्विस देगा तो यहाँ पे 9(5) अप्लाई नहीं होगा, ईसीओ को कोई टैक्स पे नहीं करना है, उस रेस्टोरेंट को ही टैक्स पे करना होगा। ये पूरी बातें थी, 9(5) यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये चारों सर्विसेज है। अब मेरे को वापस एक बार बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और रेस्टोरेंट वाली सर्विस के केस में अगर जो सप्लायर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा है या रेस्टोरेंट वाला लायबल टू रजिस्टर भी हो जाता है इस पर सेक्शन 22(1), फिर भी उस केस में अगर वो ईसीओ के थ्रू देता है तो ईसीओ को ही टैक्स पे करना है, यहाँ पे सप्लायर को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वो वाला एक्सेप्शन सिर्फ बी और सी में अप्लाई होता है, और डी वाला तो एकदम विचित्र एक्सेप्शन है, ठीक है, वो सिर्फ डी में अप्लाई होता है। ये पूरी 9(5) की बातें हुई। 9(5) का एक प्रोविजन यहाँ पे नीचे बोलता है कि अगर ये टेबल तुमको दिख रहा होगा नीचे, 9(5) में बोला गया कि अगर वो ईसीओ के ऊपर जिसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है, फिर ईसीओ को ही टैक्स पे करना होगा। 9(5) का फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि अगर ईसीओ का टैक्सेबल टेरिटरी में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ऐसे केस में ईसीओ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग ईसीओ इन द टैक्सेबल टेरिटरी,
उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी होगा। और सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और उसका कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो ऐसे केस में ईसीओ को एक पर्सन अपॉइंट करना होगा एंड द पर्सन अपॉइंटेड बाय ईसीओ विल बी लायबल टू पे टैक्स। मतलब भाई टैक्स तो ईसीओ को ही पे करना होगा, वो अपनी जान बचा नहीं सकता। ये पूरी 9(5) की बातें यहाँ पे हो गई। अब तुम्हारे लिए मैंने एकदम शानदार सा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे एनालिसिस टेबल बना के रखा है। जो 3 एक्सेप्शन मैंने बताए थे 9(5) में, बी वाले का, सी वाले का एंड डी वाले का, वो मैंने यहाँ पे इस टेबल में ड्राफ्ट किया है। तुमको वो ऑरेंज हाइलाइटेड बॉक्स दिख रहे होंगे। जितने भी का ट्रांजेक्शन कवर हो सकते थे वो पूरे बना के, जितनी भी कुछ भी अलग अलग बना सकता है इंस्टीट्यूट, सब कुछ मैंने कवर करके रखा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ए और 1 वाला और 4 वाला, जहां पे ग्रीन वाला मैंने लिखा है यस और नो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस में अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर है या फिर नॉट लायबल टू रजिस्टर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ईसीओ को ही टैक्स पे करना होगा। सिमिलरली रेस्टोरेंट सर्विस में यस और नो दोनों, जो सप्लायर है रेस्टोरेंट वाला वो लायबल टू रजिस्टर है या फिर नहीं रजिस्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को टैक्स पे करना होगा। मतलब ईसीओ को ही टैक्स पे करना होगा, रेस्टोरेंट वाले के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये देख लो, तुम्हारा 9(5) खत्म हो जाएगा। अब जाते हैं, कुछ सर्कुलर पेंडिंग है, वो सर्कुलर देखते हैं और चैप्टर खत्म। ठीक है,